अपने देश की जो कानूनी प्रक्रिया है उसमें किसी भी चीज़ को आप बहुत लंबे समय तक अटका के रख सकते हैं। 500 से ज़्यादा विधानसभा हो नहीं सकती और उत्तर प्रदेश में जैसे ही 1200 विधानसभा होती हैं वैसे ही 2 राज्य उसको बनाने पड़ेंगे। महाराष्ट्र का भी विभाजन हो जाएगा, बिहार का भी विभाजन हो जाएगा। हमारी केवल डिमांड ये है कि परिसीमन पर लगी रोक खत्म कर दी जाए, हमारी कोई डिमांड नहीं है। तो 51 तक महिला आरक्षण बिल पास नहीं होगा और ना आप इसके लिए मांग अब उठा सकते हैं क्योंकि बिल तो पास है। तो इससे बड़ा धोखा और क्या हो सकता है। नमस्कार, अनकोट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बातचीत करने वाले हैं जो बेहद ही जरूरी है, लेकिन इसे लंबे समय से दबाया जा रहा है। इस पर कोई चर्चा नहीं होती है, कोई बहस नहीं होती है, लेकिन इस पर बात करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आपको बता दें कि इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ बेहद ही खास मेहमान मौजूद हैं। आई युवा के फाउंडर रुद्र प्रताप सिंह जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जो परिसीमन पर चर्चा करेंगे, यानी जिसे हम डिलिमिटेशन कहते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, सबसे पहला तो सवाल यही हो जाता है कि परिसीमन क्या है, क्योंकि बहुत सारे लोग या यूँ कहे कि ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जिन्हें नहीं पता कि परिसीमन क्या होता है। सबसे पहले आसान शब्दों में, जिसे आम बोलचाल की भाषा में हम कहते हैं, उसे आप आम जनता को बताएं। देखिए दिव्या जी, परिसीमन वो व्यवस्था है जिससे लोकतंत्र शुरू होता है, जिसको हम थोड़ा आसान शब्दों में समझाएंगे कि जैसे देश हमारा आज़ाद जब हुआ 1947 में, तो उस समय केवल हमको आज़ादी मिली। फिर हमने 1950 में अपना संविधान अपनाया जिसको हम लोग गणतंत्र दिवस के तौर पे मनाते हैं, तो देश गणतंत्र हुआ। तब भी लोकतंत्र अपने देश में नहीं था। अपने देश में लोकतंत्र शुरू होता है 1952 से। और उसके पहले की जो ये स्थिति है जिसको हम लोग परिसीमन कहते हैं, वही शुरुआत करती है लोकतंत्र की। तो उस 1950 के बाद देश में जनगणना होती है। 1951 में देश की जनगणना के जो आंकड़े आते हैं उसके बाद परिसीमन होता है। और परिसीमन के बाद जब चुनाव होता है तो देश में पहली बार सरकार जो बनती है 1952 में बनती है। तो लोकतांत्रिक व्यवस्था अगर हम देखेंगे तो बड़ा मतलब देश को आज़ादी तो 47 में मिलती है, लेकिन लोकतंत्र हमारा जब बनता है वो बनता है 1952 में। तो जो परिसीमन की व्यवस्था है ये लोकतंत्र को एक तरह से कहते हैं कि लोकतंत्र की उत्पत्ति ही परिसीमन के बाद से ही होती है। जब परिसीमन होगा तो ही लोकतंत्र होगा। तो यहाँ से परिसीमन की शुरुआत होती है कि जो, और इसमें व्यवस्था ये होती है कि जो हमारे जनप्रतिनिधि होते हैं, क्योंकि लोकतंत्र में ये माना जाता है कि जनता के चुने हुए प्रतिनिधि और उससे बनने वाली सरकार, यही लोकतंत्र की एक व्यवस्था है। तो जनता तो है ही, लेकिन उसके प्रतिनिधि कितने होंगे, उनकी संख्या क्या होगी, इसका निर्धारण परिसीमन करता है, डिलिमिटेशन करता है, और वो हर समय बदलता है। तो इसकी प्रक्रिया कैसे होती है, कौन तय करता है ये सारी चीजें? इसकी प्रक्रिया बहुत आसान सी होती है कि जैसे ही हमारे जनगणना के आंकड़े आते हैं उसके बाद एक परिसीमन आयोग बनता है कि जिसमें रिटायर मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं, और भी लोग इसके मेंबर होते हैं। मतलब जब जब जनगणना होती है तब तक वो जैसे जनगणना होती है, नियम यही है कि जनगणना होगी, उसके बाद एक परिसीमन आयोग बनता है। और परिसीमन आयोग का काम होता है कि वो सीटों का निर्धारण करता है जनसंख्या के अनुपात से। जैसे जनसंख्या बढ़ेगी उसी के अनुपात से निर्धारित करता है, और वो अपनी रिपोर्ट को सबमिट करता है। और रिपोर्ट को सबमिट करने के बाद उसका काम खत्म हो जाता है। उसका सिर्फ और सिर्फ उतना ही काम होता है सीटों का निर्धारण, और अपनी रिपोर्ट जैसे राष्ट्रपति महोदय को सबमिट करेगा उसका काम वहीं से खत्म हो जाएगा। और एक चीज़ और मैं इसमें बताऊं कि इस देश में पहली ऐसी संस्था है जिसको आप कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते हैं। इसके साथ ये भी व्यवस्था दी गई है कि परिसीमन आयोग की रिपोर्ट को आप चैलेंज नहीं कर सकते। मेरा एक सवाल ये भी था कि क्या इस पर जो फैसले आते हैं, जो इसके रिपोर्ट आते हैं, उसको चैलेंज किया जा सकता है, उसको चुनौती दी जा सकती है? मैंने क्या कहा कि इसको अगर जब हम लोग बारीकी से समझेंगे तो जिन लोगों ने संविधान बनाया उन्होंने इस सारी चीज़ों को बहुत गहनता से समझा, इसके साथ उस पर लागू किया। कारण क्या है कि अपने देश की जो कानूनी प्रक्रिया है उसमें किसी भी चीज़ को आप बहुत लंबे समय तक अटका के रख सकते हैं। इसलिए परिसीमन आयोग को उससे अलग रखा गया कि इसकी रिपोर्ट को अगर कोई चैलेंज करेगा तो फिर ये भी और लंबा अटकाएगा तो ये कभी पूरा ही नहीं हो सकता है। तो इसलिए ये व्यवस्था दी गई थी कि परिसीमन आयोग की रिपोर्ट को चैलेंज नहीं किया जा सकता है, क्योंकि वो, मैंने क्या कहा कि ये लोकतंत्र यहाँ से उत्पन्न होता है। तो जिस चीज़ से लोकतंत्र उत्पन्न हो रहा है आप उस पर सवाल या निशान उठा देंगे तो लोकतंत्र का वजूद ही खत्म हो जाता है, या फिर उसी को दबाया जा रहा है, कोई चर्चा नहीं हो रही है। नहीं, मैं वो तो कह रहा हूँ कि ये तो अभी हम व्यवस्था की बात कर रहे हैं, क्योंकि इस व्यवस्था को लागू करने के पीछे कि आप सोच को समझिए, क्योंकि ये व्यवस्था क्यों लाई गई। जैसे मान लीजिए देश आज़ाद होता, हमने सीटें फिक्स कर देती,
कर देना था, या जो भी जैसे भी व्यवस्था उसी समय कर देना, ये क्यों किया गया? कारण क्या है कि देखिए, जब हम आज़ाद हुए, हमारे देश का जो आज़ादी का इतिहास है या आज़ादी के बाद की स्थिति, आपने देखा होगा पटेल जी की बहुत बड़ी चर्चा होती है कि भाई देश को जब अंग्रेजों ने आज़ाद किया तो उन्होंने बोल दिया कि जो जैसे चाहे वैसे रहे, और इस देश में बहुत सारी सैकड़ों की संख्या में रियासतें थी, सब लोग अपने को अलग कर लिए। भाई रियासतें मतलब राजा, जो लोग ताकतवर थे वो उन्हीं की सत्ता थी, तो लोकतंत्र बचेगा कैसे? हम आज़ाद तो हो गए लेकिन लोकतंत्र लंबे समय तक कैसे चलेगा? इसलिए परिसीमन की व्यवस्था करी गई कि जब जब संख्या बढ़ेगी आंकड़े बढ़ेंगे, क्योंकि आप देखेंगे अगर जब पहली बार चुनाव हुआ था तो अधिकांश लोग वही थे जो आज़ादी का या तो आंदोलन से थे या ताकतवर लोग थे, वही चुन करके आए। तो अगर वो पहले की व्यवस्था में सेम वही चुनते चुनते चले आएंगे तो लोकतंत्र कहाँ रहेगा? तब तो वही ताकतवर, कुछ गिने चुने लोग ताकतवर हो जाएंगे। तो इसलिए व्यवस्था का डाला गया कि जैसे जैसे जनगणना बढ़ेगी, जनगणना के जनसंख्या बढ़ेगी, उस हिसाब से हमारा प्रतिनिधित्व बढ़ेगा। तो मतलब हर बार संख्या बढ़ेगी, जो हमारे जनप्रतिनिधियों की संख्या होगी जब भी जनगणना होगी तो उसके साथ बढ़ेगी। तो बढ़ने से क्या होता है? नए लोग आएंगे। जो पुराने लोग हैं वो तो मान लीजिए अपनी कार्य क्षमता के अनुसार आगे बढ़ें, क्या करें, उन अलग बात है। लेकिन जब नए लोग आएंगे तो कंपलसरी नए लोग आएंगे ना लोकतंत्र में, तो ये व्यवस्था इसीलिए बनाई गई थी। नए लोग आएंगे तो नए मुद्दा भी होगा, मैं कहता हूँ बहुत कुछ बदल जाता समझेंगे, उसको देखेंगे। इसीलिए मैंने क्या कहा, इसको जनसंख्या के साथ जोड़ने का भी यही तरीका था कि लोकतंत्र में जनता जो होती है, जो मेन होता है, जो एक हम जब हम अपने संविधान की बात करते हैं तो सबसे पहले हम लोग होते हैं, वो हमारी जो एक इंडिविजुअल पहचान होती है। तो जब वो संख्या बढ़ती है तो प्रतिनिधित्व तो बढ़ना बिल्कुल चाहिए। सवाल यही है कि आम जनता पर इस परिसीमन का असर कैसे पड़ता है, क्या पड़ता है? देखिए, आम जनता पर इसका असर इस वजह तरह से पड़ता है कि जैसे उसके जो जनप्रतिनिधि होते हैं वो एक संख्या के आधार पर होते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि अभी हम पूरे विश्व की बात नहीं करते हैं, अपने यहाँ की बात करते हैं कि जब हमारे यहाँ लास्ट टाइम परिसीमन हुआ था 1972 में, तो 1972 में पूरे देश में लगभग 10 लाख की संख्या पे एक सांसद थे, और अगर पूरे देश की बात करी जाए तो 1 लाख लगभग 37,000 की संख्या पे एक विधानसभा थी। उस समय की जो लास्ट आंकड़े की मैं बात कर रहा हूँ, तो वो इस वजह से थी कि उससे लोगों के बीच कम्युनिकेशन होता है। जैसे हमारा जनप्रतिनिधि का मतलब क्या होता है कि हमारा जनप्रतिनिधि मतलब मेरा रिप्रेजेंटेशन वो संसद में या विधानसभा में जाकर के कर रहा है, तो इसी वजह से हम उनको चुन करके भेजते हैं, क्योंकि सारे लोग तो नहीं वहाँ जाकर बोल सकते हैं। लेकिन अगर वो संख्या इतनी बड़ी हो जाए कि जब जनप्रतिनिधि और मेरे बीच का संवाद नहीं होगा तो हमारी बातों को वो ना समझ पाएंगे, ना हम उनकी बातों को समझ पाएंगे। तो इसलिए संख्या पे दिया गया था कि एक संख्या पे, जबकि पूरे विश्व को अगर आप देखेंगे तो वहाँ संख्या और बहुत कम हो जाती है। इसीलिए तो उनका लोकतंत्र या उनका विकास का जो मॉडल है ज़्यादा है, क्योंकि उनके जनप्रतिनिधि और उनके लोगों के बीच संवाद ज़्यादा हैं। कम संख्या पे लोग होने से क्या फ़ायदा होता है कि जनता उनसे कनेक्ट करती है। अब आज के समय में आप चले जाइए, बहुत सारे ऐसे जगहों पर लोगों को पता ही नहीं है कि उनका सांसद कौन है, विधायक कौन है, क्योंकि वो इतनी बड़ी संख्या हो गई है, कभी ना मिला है, कभी तो वो इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। और धीरे धीरे क्या होता है कि हम राजतंत्र की तरफ बढ़ने लगते हैं, कुछ ताकतवर लोग और ताकतवर होते जाते हैं, ये व्यवस्था होती है। अब परिसीमन से क्या होगा, आपकी वो संख्या फिक्स रहती है, लोग आपको नए मिलेंगे, आपका अनुपात हमेशा वही बना रहेगा, तो आपका कम्युनिकेशन जो है अपने जनप्रतिनिधि से आसान रहेगा। जनप्रतिनिधि के लिए भी काम करना आसान होता है, क्योंकि वो भी तो एक इंसान है, हमारे आपके बीच के हैं, ऐसा तो है नहीं कि उनके अंदर कोई दिव्य शक्तियाँ हैं। तो वो भी हमसे संवाद करना या हमारे काम बीच में आना या उस समस्या को समझ पाना या उसको सॉल्व करने, उनके लिए भी आसान हो जाता है। अब संख्या इतनी बड़ी हो गई है कि उनके पहुँचना नामुमकिन सा हो गया है। अब आप ये सोचिए कि 50 साल अगर आप किसी चीज़ को रोक दीजिए, बिल्कुल, तो आप अपने घर की सफाई 2 दिन नहीं मत करिए तो कितनी गंदगी हो जाती है। यहाँ तो हम 50 साल की बात कर रहे हैं। परिसीमन से जुड़ा एक ये भी सवाल हो जाता है कि राजनीतिक ताकत की अगर बात करें पार्टिकुलर किसी क्षेत्र की, तो क्या बढ़ सकती है और घट सकती है? नहीं, कुछ नहीं बढ़ती है। देखिए, राजनीतिक ताकत की हम क्यों बात करते हैं? हम लोकतंत्र में जनता की ताकत की बात होनी चाहिए ना, राजनीतिक ताकत क्यों है? अगर मान लीजिए संख्या जो है, और मैं क्या कह रहा हूँ, जब ये संवैधानिक है, भाई अगर किसी को ये लगता है कि ये चीज़ गैर संवैधानिक है तो परिसीमन में जो आर्टिकल 82 है या 172 है, आप उसको खत्म कर दीजिए। अगर आपको गलत है तो उसको खत्म करिए, उस पर रोक क्यों लगाए हैं? आप रोक करके क्या साबित करते हैं? और इससे तो ताकत आपकी बढ़ेगी।
भाई संख्या से क्या फ़र्क पड़ता है? आज आप एक बार बताइए कि हम बड़े लंबे चौड़े उससे बताते हैं ना कि आप पहले हमारे एयरपोर्ट इतने थे, अब हमारे इतने हो गए। क्यों हो गए? संख्या बढ़ी, उसी के अनुसार से आप सर्विस आपको देनी पड़ रही है। आपके एक्सप्रेस वे बढ़ रहे हैं, रोड बढ़ रहे हैं, हॉस्पिटल बढ़ रहे हैं। पहले एम्स 1 हुआ करता था, अब हम गिनती गिनाते हैं कि एम्स इतने क्यों हैं ऐसे? इसी वजह से ना कि जनसंख्या बढ़ रही है तो आपको लोग चाहिए। तो जो चीज़ संविधान में दिया गया है, जिसकी व्यवस्था संविधान ने ही की है, उस व्यवस्था में हम क्यों रुकावट पैदा कर रहे हैं कि जिससे हमारा लोकतंत्र मजबूत होता है, हमारे जनता के बीच संवाद मजबूत होते हैं, हम कम्युनिकेट कर पाते हैं लोगों की, उनकी समस्याओं के लिए। सारा लोकतंत्र तो इसी बात पे है ना कि जनता और जनता की जुड़ी समस्याओं का समाधान के लिए ही भाई देश में प्रधानमंत्री क्यों चुना जाता है। भाई कोई ऐसा थोड़ी है कि प्रधानमंत्री चुन गया किसी विशेष वर्ग उसके लिए, इसीलिए ना कि जनता की आवाज़ सुनी जाए, जनता के काम किए जाएं या उनको बेहतर सुविधा देने की जो भी व्यवस्था है वो सुनिश्चित करी जाए। तो उसी की प्रक्रिया तो है परिसीमन। रोक क्यों लगी इस पे, क्या लग रहा है कारण? देखिए उसके पीछे के देखिए बहुत बड़ा राजनीतिक कारण है, मैं आपको उसको बता रहा हूँ। आप इतिहास उठा करके देखेंगे, जब देश की आज़ाद होता है 3 बार परिसीमन बड़े सुचारू रूप से होता है। 52 में, 62 में और 72 में। उस दौरान की आप राजनीति को अगर देखेंगे, 20 साल की मैं जो बात कर रहा हूँ, बहुत स्वच्छ राजनीति थी, देश में बहुत महान महान नेता पैदा हुए। लेकिन क्या होता है ना, मैंने क्या कहा कि जिस डर से परिसीमन को बनाया गया था कि लोकतंत्र को कोई कब्जा में अपने ना ले सके, कि लोकतंत्र कैप्चर ना हो जाए, कोई तानाशाही ना हो जाए या कोई ऐसे व्यक्ति ना लोकतंत्र पे आ जाए जो अपनी चीज़ों को कर सकें, क्योंकि जो पहले ताकतवर लोग थे वो तो रहेंगे ही, आम जनता के बीच वो तब भी रहेंगे, तो उनकी व्यवस्था कैसे हटाई जाए, इसीलिए परिसीमन लाया गया। लेकिन जो लोग उस समय तक वहाँ पर पहुँच चुके थे उनको एहसास हुआ कि अगर परिसीमन होगा हर बार संख्या बढ़ेगी, क्योंकि परिसीमन में एक और चीज़ होती है, बड़ी बारीक चीज़, कि संख्या के साथ साथ क्षेत्र भी बदलते हैं। क्षेत्र बदलने से क्या होता है कि समीकरण बदल जाते हैं। क्योंकि अभी आप देखते होंगे जब चुनाव होते हैं तो ये सबको पता होता है कि किस जाति के कितने वोटर हैं, कैसे कैसे, इन सब इसी वजह से, क्योंकि वो फिक्स है। परिसीमन में क्या होता है, वो कटता, तो वो समीकरण हर बार बदल जाते हैं। तो जब समीकरण बदलते हैं तो आपकी तैयारी आपको बेहतर रखनी पड़ती है, हर बार की तरह तो रहेंगे नहीं। तो ये व्यवस्था में लोगों को दिक्कत होने लगी, जो लोग उस समय ताकतवर लोग थे। प्लस क्या था कि एक सेकेंड जनरेशन की जो एंट्री थी, क्योंकि जब आप 20 साल 25 साल बाद आ गए तो राजनीति में सेकेंड जनरेशन एंट्री लेने लगा, जो लोकतंत्र के हिसाब से सूट नहीं कर रहा था। तो इस दौरान आप देखिएगा कि कितनी बारीकी के साथ सब कुछ इस देश में हुआ। हम अभी जल्दी ही काला दिवस मनाए हैं इमरजेंसी के लिए। इमरजेंसी में ही परिसीमन पर रोक लगाई गई थी। परिसीमन में अगर बात करें जनसंख्या की, तो जनसंख्या के अलावा भी कुछ है का जिस पे ध्यान दिया जाता है इसको करवाने के? नहीं, केवल इस पे जनसंख्या ही है, केवल इसका जो बेस है वो जनसंख्या है। और जनसंख्या का बेस का फ़र्क ये होता है कि जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैं बता रहा हूँ कि जैसे उत्तर प्रदेश को अगर आप लेते हैं, उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीट हैं और उत्तर प्रदेश में लोकसभा की संख्या अगर 100 हो जाती है तो क्षेत्र तो वही होगा। तो 80 को जब 100 में बांटा जाएगा तो क्षेत्र बदल जाएगा, क्योंकि क्षेत्र तो एरिया तो बदल नहीं सकते, बड़ा नहीं कर सकते आप, तो इस वजह से क्षेत्र भी बदल जाता है। लेकिन बदलती केवल संख्या है और संख्या की वजह से क्षेत्र बदल जाता है। अच्छा, अगर परिसीमन लागू होता है तो आरक्षण वाली सीटों पर भी कोई बदलाव देखने को मिलेगा क्या? केवल इस देश की राजनीति में SC ST को आरक्षण का लाभ मिलता है, उनकी सीटें रिजर्व होती हैं और उनका अनुपात भी ये है कि जहाँ पर जितनी मतलब संख्या होती है वहाँ पर विधानसभा और लोकसभा में उनकी सीटें रिजर्व हैं। अब उनको नुकसान सोचिए क्या हुआ, जो लोग इसके बहुत बड़े प्रेरणा स्रोत बने घूम रहे हैं, वो 1972 के बाद उनकी सीटें बढ़ी ही नहीं, क्योंकि उनका रिजर्वेशन भी 1972 के आधार पर ही है, तो वही रह गई, फिक्स वहीं रह गई। अगर मैं कह रहा हूँ कि अगर उस समय 131 सीटें रिजर्व थी लोकसभा की, विधानसभाओं में चेंज होती हैं क्योंकि जहां SC ST का जो रेशियो होता है उसी रेशियो में उनके सीट मिलती है। मैं लोकसभा की बात कर रहा हूं, अभी वर्तमान में 131 सीटें रिजर्व हैं SC ST के लिए। और वो आंकड़े किसके आधार पे हैं? 1972 के आधार पर, जो 1972 का परिसीमन है। अगर परिसीमन लागू होता तो आज SC ST की सीटें ही 350 प्लस होती। तो आप सबसे पहले तो उन्हीं का हक मार लिए हैं। दूसरी सबसे ज़्यादा बात होती है युवाओं की। देश की आज़ादी में आप देखेंगे कि युवाओं की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण थी। अगस्त क्रांति का आप इतिहास पढ़ेंगे तो वहाँ पर युवाओं ने ही उसको लीड किया था। अब हम चुनाव की बात पे आते हैं। जब 1952, उसके बाद 57,
और 62 तीन जब लोकसभा चुनाव हुए थे तो 40 साल से कम उम्र के जो सांसदों की संख्या थी वो 30% से ज़्यादा थी। लगातार जो तीनों चुनाव हैं, मैं आंकड़े के अनुसार बता रहा हूँ, और आज वर्तमान में वो संख्या 12-13% है। क्यों? उस समय 30% से ज़्यादा 30% से ज़्यादा थी। 57 वाले चुनाव में जो युवाओं की संख्या थी वो 32% थी। अब आप ये सोचिए कि आज़ादी के बाद युवा का राजनीति में इतना तगड़ा रुझान था कि वो चुनाव जीत कर आए थे, चुनाव लड़ नहीं रहे थे। हम उन आंकड़ों की बात कर रहे हैं जिसमें वो चुनाव जीत करके आते हैं। तो अगर उस समय उनका इंटरेस्ट था तो उसको धीरे धीरे कम होते होते 10-12% पर कैसे आ गया? और उसमें भी आप ये मान के चलिए 70-80% जो लोग अभी हैं वो किसी न किसी परिवार से हैं। तो ये एक साजिश है कि युवा राजनीति से बाहर रहे। अब महिला की बात आती है, महिला की भी बहुत चर्चा हो रही है। महिला आरक्षण बिल पास होता है और महिला आरक्षण बिल की शर्त ही यही है कि अगर परिसीमन लागू नहीं होगा तो महिला आरक्षण बिल लागू नहीं होगा। ये पहली कंडीशन है उसकी। तो इस देश में ये सोचिए कि अगर परिसीमन 26 में लागू नहीं होता है, और दूसरी सबसे बड़ी चीज़ है कि अब आप बिल नहीं पास करवा सकते हैं क्योंकि आपका बिल तो पास हो गया। तो जब आपका बिल पास हो गया और बिल की कंडीशन परिसीमन है, तो अगर परिसीमन नहीं लागू होता है, अगर जैसे अभी परिसीमन पर रोक लग गई 26 में, इसकी रोक को बढ़ा दिया जाए 25 साल, तो ये चला जाएगा 51 तक। तो 51 तक महिला आरक्षण बिल पास नहीं होगा और ना आप इसके लिए मांग अब उठा सकते हैं क्योंकि बिल तो पास है। तो इससे बड़ा धोखा और क्या हो सकता है? परिसीमन पर रोक क्या लग रहा है? लोकतंत्र को खत्म करने की साजिश है? बिल्कुल साजिश है। अगर इस बार परिसीमन पर रोक लगा दी गई तो आप आने वाले समय में देखिएगा कि परिसीमन पर चर्चा नहीं होगी। भैया आप अपने पड़ोसी देशों की स्थिति को देखिए, क्या स्थिति बन गई है। भैया आप पाकिस्तान हमारे से अलग हुआ देश है ना, उसमें कितनी बार आप बताइए लोकतंत्र कब तक काबिज रहा? अगर आप बांग्लादेश के हालात देख ही रहे हैं, आप नेपाल के हालात देख ही रहे हैं, श्रीलंका की स्थिति आपने देखी रखी है। तो सवाल ये है कि अगर हम उसको गंभीरता से नहीं लेंगे तो वो स्थिति बनने में वक्त नहीं लगेगा। कारण क्या है कि ताकतवर लोग और ताकतवर होते जाएंगे और वो इतने ताकतवर हो जाएंगे कि उनके लिए की नज़र में जनता की कोई कीमत नहीं रहेगी। परिसीमन 26 की अगर बात करें, उत्तर प्रदेश पे थोड़ा सा फोकस करेंगे, क्या अगर लागू हो जाता है तो क्या होगा? देखिए उत्तर प्रदेश को तो सबसे ज़्यादा लाभ होने वाला है। उसकी 2-3 वजह मैं बता रहा हूँ, क्योंकि देखिए 2-3 चीज़ें बहुत टेक्निकल होती हैं। नेताओं की शामत भी आएगी क्या? नहीं, कुछ नहीं। क्यों शामत क्यों आई? क्यों वो डरते हैं भाई? उनके लिए तो और आसान हो जाएगा। अभी मान लीजिए उनको 10 लाख लोगों से वोट मांगने पड़ते थे, अब 2 लाख पे वोट मांगेंगे। अगर विधानसभा की हम बात करें तो यूपी में लगभग 1200 विधानसभा बनेगी। अब 1200 विधानसभा होने का देखिए जो फर्क पड़ेगा क्या होगा, किसी भी राज्य में 500 से ज़्यादा विधानसभा नहीं हो सकती, इसलिए उत्तर प्रदेश में 3 राज्य बन जाएंगे। अच्छा, क्योंकि मैंने क्या कहा, परिसीमन पर रोक के ऐसे नहीं लगी है, इसके पीछे बहुत सारी साजिशें हैं। क्योंकि ये सब संविधान में लिखे हुए हैं कि एक राज्य में मतलब 500 से उत्तर प्रदेश में 3 और राज्य बन जाएंगे, 3 राज्य भाग में बढ़ जाएगा। अब एकदम बढ़ जाएगा और उसके लिए किसी को कुछ नहीं करना पड़ेगा, परिसीमन आयोग बांट देगा। क्योंकि 500 से ज़्यादा विधानसभा हो नहीं सकती और उत्तर प्रदेश में जैसे ही 1200 विधानसभा होती हैं वैसे ही 2 राज्य उसको बनाने पड़ेंगे, क्योंकि मैक्सिमम आप 500 ही रख सकते हैं। और ये पूरे देश की बात कह रहे हैं। मैंने क्या कहा कि अपने देश को 4 नए राज्य मिल जाएंगे। महाराष्ट्र का भी विभाजन हो जाएगा, बिहार का भी विभाजन हो जाएगा, सिर्फ परिसीमन के आधार पर। तो आप ये सोचिए कि इससे चीज़ें कितनी विकसित होंगी। आज भी उत्तर प्रदेश के विभाजन की बात चलती है। यहाँ से बैठा आदमी पश्चिम उत्तर प्रदेश कब से हाई कोर्ट की मांग करता है, क्योंकि यहाँ के लोगों को जब लखनऊ जाना है, इलाहाबाद जाना पड़ता है तो बहुत दूर पड़ता है वो। परिसीमन को लेकर आपकी डिमांड क्या है? नहीं, हमारी केवल डिमांड ये है कि परिसीमन पर लगी रोक खत्म कर दी जाए। हमारी कोई डिमांड नहीं है। तैयारी कुछ आप कर रहे हैं? सारा काम परिसीमन आयोग कर लेगा, क्योंकि देखिए इसमें कुछ नहीं करना। देखिए इसका एक और भी बहुत अच्छा तथ्य है कि परिसीमन लागू करने के लिए कुछ नहीं करने करना की जरूरत नहीं है। ये अप्रैल में अपने आप लागू हो जाएगा, क्योंकि परिसीमन को खत्म नहीं किया जा सकता है, टाला जा सकता है। लेकिन सर रोक ना लगे तब तो नहीं, उसको रोकने के लिए बिल लाना पड़ेगा। मेरी जो सारी कवायद है इसी बात के लिए, क्योंकि परिसीमन को रोकने के लिए आपको बिल लाना पड़ेगा कि इसके टाइम को और बढ़ाया जाए। लेकिन परिसीमन लागू करने के लिए कुछ नहीं करना होगा, क्योंकि 25 साल का जो उसका टाइम पूरा हो रहा है वो अप्रैल में पूरा होगा। तो जैसे ही अप्रैल में पूरा होता है वो अपने आप लागू हो जाएगा। अलग अलग मुद्दों पे आप देखते हैं कि अक्सर देश में अलग अलग स्टेट में या फिर नेशनल लेवल पे भी बवाल होते रहता है। यूजीसी को लेकर देख लीजिए, 2 धड़ा बढ़ गया।
और भी कई सारे मुद्दे, कहीं कोई घटना घट जाती है उसको लेकर विरोध प्रदर्शन तेज हो जाते हैं, पर इस पे कुछ करने की जरूरत है क्या? नहीं, ज़रूरत है, बहुत बड़ी ज़रूरत है, लेकिन हम अभी वो इंतज़ार कर रहे हैं कि उसका क्या इम्पैक्ट आता है, क्योंकि अगर चीज़ें सामान्य तरीके से हो जाती हैं तब ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्योंकि मैंने क्या कहा कि हम इसलिए काम कर रहे हैं क्योंकि इस पर रोक हटाने के लिए कुछ नहीं करना है, रोक बढ़ाने के लिए आपको बिल लाना है। तो इस बार हम लोग इस तरह से कर रहे हैं, क्योंकि उस समय जैसे लास्ट टाइम जब 2001 में थी तो मैं उस स्थिति में नहीं था या उस उम्र में नहीं था कि जो मैं उस समय समझ पाता कि ये बिल क्या है, कैसे है। लेकिन अब हमारी उस पर एकदम अच्छी से नज़र बनी हुई है कि अगर बिल आएगा तो हम लोग बिल का हर तरह से विरोध करेंगे, क्योंकि बिल लाना और पास कराना दोनों काम करना पड़ेगा सरकार को इस बिल को लाने के लिए, इसकी रोक को बढ़ाने के लिए। तो हम वो लोग उस चीज़ के लिए पूरी तरह से तैयार हैं कि बिल आना और बिल पास नहीं करना, दोनों स्थिति में हम उसको होने नहीं देंगे। परिसीमन को लेकर आम जनता के लिए क्या मैसेज है, क्या कहना चाहिएगा? देखिए, परिसीमन एक ऐसी व्यवस्था है कि जो आपके लोकतंत्र में आपके अधिकारों को सुरक्षित करती है और आपको कनेक्ट करती है अपने जनप्रतिनिधियों से। तो इसलिए ये व्यवस्था हमेशा बनी रहनी चाहिए, और ये जितनी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था हैं उसमें किसी चीज़ पर रोक नहीं लगानी चाहिए। कारण क्या है, उसका परिणाम धीरे धीरे बढ़ता जाता है और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो अभी नहीं समझ में आती, बाद में नुकसान करती हैं। और अगर हमें पूरे विश्व के सामने अपने आप को मजबूत बनाना है, ताकतवर बनाना है, तो उसके लिए हमें अपने लोकतंत्र को मजबूत बनाना है। और उसको मजबूत बनाने के लिए वो लोग चाहिए जिनकी आस्था इस लोकतंत्र में हो, जो अपने क्षेत्र का, अपने जनता का, अपने लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो उनकी संख्या जितनी बढ़ेगी, जितने लोग बाहर आएंगे, वो हमारे देश के लोकतंत्र को और मजबूत बनाएंगे। और उसी के आधार पर हम जो 1947 में विकसित भारत की कल्पना कर रहे हैं उसको हम लोग पूरा करते हुए दिखाई देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर तमाम जानकारी के लिए। तो ये युवा फाउंडर के रुद्र प्रताप सिंह संस्थापक हैं, हमारे साथ मौजूद थे और परिसीमन यानी कि डिलिमिटेशन पर अपनी बेबाक राय रखी। साथ ही ये भी बताया कि जो रोक लगी है वो अप्रैल में उसका समय सीमा खत्म हो रहा है, उसके आगे अगर उसको रोक लगाना है तो इसके लिए बिल लाना पड़ेगा, और अगर बिल आता है तो इनके तरफ से क्या तैयारी है, किस तरीके से आम जनता को जागरूक होने की जरूरत है परिसीमन को लेकर। खासकर महिलाओं के लिए भी मैसेज था कि उन्हें किस तरीके से ध्यान देने की जरूरत है, युवा वर्ग को किस तरीके से ध्यान देने की जरूरत है। इससे किसी को नुकसान नहीं होने वाला है, बल्कि फायदा ही फायदा होगा, और जो हमारा विकसित भारत का सपना है वो भी साकार होगा। आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।